जी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न का एंड वी आल्सो डिस्कस्ड दैट हाउ डू वी मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मेजर जिसके थ्रू हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसके रिस्क को मेजर करते हैं। अब इसको एक्चुअली हम प्रैक्टिकली कैसे मेजर करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं। सो हम अपनी जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी को कंटिन्यू करेंगे कि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल and weak. There is a probability assigned to each of these forms. So strong की जो probability है that is 0.3, normal has a probability of 0.4, weak has a probability of 0.3, and this column will show the return associated with each of the probability. So strong form में the probability is that we will get 100% return. Normal में there is a probability that we will get 15% return, and in the weak form of economy this will be 70% negative. Fine. So in the next step we will multiply the probability with return. So this was 30%, 6% and minus 21%, so the expected return was 15%. फाइन जी, ओके। नाउ हम नेक्स्ट कॉलम में हमने ये करना है कि हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है, आर आई आर माइनस एक्सपेक्टेड। सो हम जब 100 माइनस 15 करेंगे तो दिस विल बी 85. 15 minus 15 should be equal to 0, and next is minus 85. minus 70 and minus 15 will be minus 85. इससे अगले कॉलम में हमने इसी का स्केयर ले लेना है, यानी r माइनस आर हैट स्केयर। सो 85 का स्केयर जब हम लेंगे इट विल शुड बी इक्वल टू 7225. दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड अगेन 7225 माइनस 85 का स्केयर भी 7225 होगा। अब जो अगला कॉलम होगा हम अब यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, हमने ये पोर्शन इस फॉर्मूले का सॉल्व कर लिया। अब इससे अगले में हम जो पी आई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7225 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 एंड अगेन 7225.3। सो ये कॉलम होगा प्रोबेबिलिटी आर आई माइनस आर हैट स्क्वायर। ठीक है जी। तो आई गेस ये नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो ऊपर लिख देते हैं, आर आई माइनस आर हैट स्क्वायर एंड पी आई आर आई माइनस आर हैट स्क्वायर। सो 7225 0 एंड 7225। अब 7225 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो वो हमारे पास आएगा 2167.5, एंड देन नेक्स्ट इज 0, और अगेन जब हम 7225 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2167.5। अच्छा, ये जो दो वैल्यूज इक्वल आ गई हैं ये जस्ट एक्सीडेंटल है, ये हमेशा इक्वल नहीं आएंगी, ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल आएँ, ये एक्सीडेंटली ये वैल्यूज़ इक्वल हो गई हैं, वरना ये इक्वल होना इनका कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा जी, अब हमने ये पोर्शन भी सॉल्व कर लिया। अब लास्ट पोर्शन हमारा रह गया कि इसको सम करना है और फिर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेनी है। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को जब सम करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 4335। दिस इज इक्वल टू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और इस वैल्यू का अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो दैट विल बी माय स्टैंडर्ड डेविएशन, and the value of standard deviation is
65.84%. Now this is a pretty huge standard deviation. It shows there is a lot of risk involved in this particular security. हम या तो 65.84% तक का लॉस बियर करेंगे या इतना अबनॉर्मल प्रॉफिट भी हमें हो सकता है. सो इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन. हम किसी भी तरफ जा सकते हैं. हमें वो 65.84 का जो पॉजिटिव है, जो 100% रिटर्न की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है, हमें सिर्फ उसको नहीं देखना, बट वी हैव ऑल्सो हैव टू कंसिडर दैट वी माइट फेस अ लॉस ऑफ 70%. तो ये सिचुएशन भी हमने देखनी है. अच्छा जी, तो ये डिस्कशन थी हमारी विद रिगार्ड टू रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Now, what to do when we do not have such a probability distribution, but we have a historical data? तो फिर उस केस में हम इसी एक्सपेक्टेड रिटर्न को और इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. जैसे अब आर हैट जो इस पर्टिकुलर केस में है, व्हेन वी हैव historical data rather having some probability distribution, तो फिर उस केस में हमारा होगा जो बेसिकली आपका जो मीन है वही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा. तो मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी ऑल नो दैट समेशन ऑफ आर आई डिवाइडेड बाय एन. सो दिस इज प्रीटी मच सिंपल फॉर्मूला ऑफ मीन वैल्यू, कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू. तो हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. आई होप के स्टैटिस्टिक्स में आप सब ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया. तो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास पिछले ऐसे 3 सालों का डेटा मौजूद है और आप कहते हैं कि R1 वाज समथिंग लाइक 15%, R2 was -5% and R3 was 20%. तो सिंपली इन तीनों वैल्यूज़ का मैं सम करके जब 3 से डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरे पास मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा. यानी कि 15 -5 + 20, तो 20 15 तो 15 में से -5 करें, 10 + 20 = 30. तो 30/3 10%. So 10% is my expected return from this particular security that has been calculated on the basis of the historical data that has been given to us. अब इसी केस के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना जो है, इट इज़ ऑल्सो pretty much straightforward here. So स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कुछ इस तरह से करेंगे. उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा समेशन ऑफ आर आई माइनस आर बार. इस केस में हम इसको आर हैट नहीं कहेंगे, आर बार कहेंगे, क्योंकि ये हमारा मीन वैल्यू है. तो हम मीन वैल्यू को बार से डिनोट करते हैं. स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होल अंडर रूट. कुछ बुक्स में आपको n की जगह पे n-1 भी मिलेगा. दोनों में कोई मसला नहीं है. ठीक है. तो अब इसका भी हम उसी तरह से एक टेबल बना लेते हैं कि ये हमारे पास लेट्स सपोज ईयर्स हैं. हम कहते हैं हमारे पास डेटा है 2011 का, 2012 का एंड 2013 का. आर की वैल्यू 15% थी, देन -5% and then 20%. Now I calculated that the value of R bar is simply 10%. That is the simple arithmetic mean of this data. So अगले स्टेप में मुझे क्या करना है? मुझे R minus R bar कैलकुलेट करना है. So 15 minus 10 is 5, -5 minus 10 is -15,
and 20 minus 10 is 10. Okay, next is r minus r bar square. So 5 square 25, 15 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो जस्ट अ मिनट, आई विल हैव टू कैलकुलेट. ओके, माइनस 15 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी 25. 10 का स्क्वायर लेंगे 100. अब हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया. नाउ वी हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल दिस. और अगर हम इन तीनों फिगर्स को सम कर दें तो 225, 325 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 350. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू divide this figure with n minus 1. So n is 3, so n minus 1 will be 2. So 350 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे so it will be equal to 175. तो ये इंटायर कंपोनेंट जो हमने है उसको सॉल्व कर लिया है. अब जो हमारा सिग्मा है it will be basically equal to under root of 175. And the right answer is 13.228%. So this is the standard deviation that we have calculated. So ये शो कर, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा याद रखें कि ये प्लस माइनस में होती है. इसका मतलब ये है कि जो ऑन एवरेज जिस स्टॉक की हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न हमने 10% कैलकुलेट किया था, उसमें चांसेस हैं कि वो दोनों साइड्स पे, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी 13.228 तक डेविएट हो सकता है. मतलब ये है कि ये स्टॉक अगर हम एवरेज की पॉजिटिव साइड पे देखें तो ये 10 प्लस 13 23.228 तक जा सकता है, और दूसरी साइड पे अगर देखें तो ये माइनस 3.228 तक जा सकता है. तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये मौजूद हैं. सो दिस इज़ द मेजर ऑफ रिस्क. अब ये जो विंडो है ये जितनी शॉर्टर होगी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी जितनी लोअर होगी, उतना ही किसी भी स्टॉक का रिस्क जो है वो कम होगा. अब जब भी हम किसी दो स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो फोकस है वो रिटर्न को नहीं रखते, बट वी हैव टू लुक एट द रिस्क दैट इज़ इन्वॉल्व इन इट एज वेल. लेकिन सम टाइम वी आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन by looking at both risk and return. Why? Let's see. Okay, एक स्टॉक है स्टॉक ए एंड स्टॉक बी. ये दो स्टॉक्स हैं हमारे पास. दोनों की हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो भी कैलकुलेट किए हैं, और दोनों ही स्टॉक्स के हमने जो रिस्क्स हैं वो भी कैलकुलेट किए हैं. तो स्टॉक ए के केस में जो सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 1, अगर सिनेरियो 1 में मैं कहूँ कि इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की 15% है और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो स्टॉक ए का 10% है और स्टॉक बी का 12% है. सो नाउ द डिसीजन विल बी डेफिनेटली स्टॉक बी. व्हाई? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की सेम है, लेकिन स्टिल जो बी है उसका रिटर्न एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, तो आई विल चूज़ स्टॉक बी. लेकिन अगर सिनेरियो 2 में सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि स्टॉक जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो सिमिलर हैं और स्टॉक ए की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 12% है और स्टॉक बी की स्टैंडर्ड डेविएशन 18% है. नाउ इन दिस केस रिटर्न्स आर सेम बट स्टॉक बी हैज़ अ हायर रिस्क. तो फिर मेरा ऑप्शन जो आई विल चूज़ इज़ ए. वाई? बिकॉज रिटर्न दोनों का सेम है, तो रिटर्न के पर्सपेक्टिव में तो मैं इनडिफरेंट हो जाता हूँ दोनों स्टॉक्स के अंदर. लेकिन जब मैं देखता हूँ रिस्क को, तो क्योंकि स्टॉक ए का रिस्क लोअर है, सो आई विल गो फॉर अ लोअर रिस्क.
फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न। लेकिन सिचुएशन हमारे पास हमेशा इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। फॉर इंस्टेंस ये एक सिनेरियो 3 है। अब सिनेरियो 3 के अंदर जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि मेरे पास दो जो ये स्टॉक्स हैं उसमें से एक जो स्टॉक है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 60% है और इसी स्टॉक की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15% है। ये 8% है रिटर्न और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 3%। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर टू सिनेरियोज। कैसे कि अगर मैं स्टॉक आर की तरफ जाऊँ तो उसका रिटर्न ज़्यादा है लेकिन उसका रिस्क भी ज़्यादा है, और अगर मैं स्टॉक बी की तरफ जाऊँ तो उसका रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी कम है। अब मैं क्या करूँ? या एक सिनेरियो 4 भी पॉसिबल है। उस सिनेरियो 4 क्या है? ये स्टॉक ए, ये स्टॉक बी और है सिग्मा कि इसकी अगर 18% रिटर्न है, इसका 12% रिटर्न है, अब इस सिनेरियो में क्या है कि स्टॉक ए का रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क कम है। यहाँ पे रिटर्न कम है, रिस्क ज़्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में स्टॉक बी की दोनों ही चीज़ें अनडिज़ायरेबल हैं। उसका रिटर्न भी कम है, रिस्क भी ज़्यादा है, यानी हम कम रिटर्न के लिए ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन स्टॉक ए के केस में आप ज़्यादा रिटर्न अर्न करके कम रिस्क ले रहे हैं। तो फिर ऐसे सिनेरियो में ऑप्शन ए ही हम चूज़ करेंगे। अब सिनेरियो 3 हमारा रह जाता है जिसमें हमने कहा कि हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो एक स्टॉक है उसका रिस्क जो है वो भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है, और दूसरे का रिस्क भी कम है लेकिन उसका रिटर्न भी कम है। तो अब इस ऐसी सिचुएशन में हम डिसीजन कैसे लें? तो ऐसी सिचुएशन में डिसीजन इतना सिंपल नहीं होता कि हम स्ट्रेट जो है वो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकें। तो हम एक नई रेशो कैलकुलेट करते हैं या एक नया फिगर कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, इट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय R हैट। और अगर हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे आपने कैलकुलेशंस की हैं तो फिर ये R हैट की जगह पे R बार होगा, एवरेज रिटर्न। अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये शो क्या करता है? बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ द रिस्क एंड इट शोज द रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, कि आप एक यूनिट रिटर्न का अर्न करने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं, और ये जितना लोअर होगा उतना ही कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो प्रेफरेबल होगा। जैसे ये जो पर्टिकुलर केस हमने यहाँ पे 2 सिनेरियोज एज्यूम किए हैं, स्टॉक बी और स्टॉक ए। अब इन दोनों के केसेस में अगर हम देखें तो CBA जो है वो बनेगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 60, और ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.25। ठीक।
और दूसरे केस के अंदर जो CVB है उसमें 8% फिगर यहाँ से बैठ गया है, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। 8% रिटर्न था और 3% था, तो ये होगा 3/8 और 3/8 इज इक्वल टू 0.375। अब यहाँ पर आप देखें तो जो हमें सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप स्टॉक ए लेते हैं तो 1 यूनिट रिटर्न अर्न करने के लिए आपको 0.25 का रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक बी के केस में 1 यूनिट ऑफ रिटर्न अर्न करने के लिए यू विल हैव टू टेक द रिस्क ऑफ 0.375। इट मीन्स पर यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए स्टॉक बी जो है वो ज़्यादा रिस्की है और स्टॉक ए कम रिस्की है। सो द प्रेफरेबल ऑप्शन विल बी स्टॉक A. So this is the stock that I will prefer. Clear जी? So coefficient of variation जो है basically it is a standardized measure of or it is a relative measure of risk. Okay. Now अभी तक हमने जितनी भी रिस्क के बारे में डिस्कशन की है इसके बारे में एक बात ज़रूर आप याद रखें कि ये सारी की सारी डिस्कशन जो है इसमें जो भी रिस्क एलिमेंट हमने डिस्कस किया है थ्रू मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंड अलोन रिस्क। नाउ व्हाट इज दिस स्टैंड अलोन रिस्क? Stand alone risk when we are talking about a single security, a single instrument, किसी एक कंपनी के स्टॉक, किसी एक कंपनी के बॉन्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने किसी एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट की है या आप किसी एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कैलकुलेट दैट हाउ मच रिटर्न दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी विल प्रोवाइड मी एंड हाउ मच रिस्क आई एम गोइंग टू टेक। तो फिर उसी एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट में एक उसी सिंगल सिक्योरिटी के हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं और उस एक्सपेक्टेड रिटर्न की बेसिस पे हम फिर फर्दर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। दैट इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क। तो इस रिस्क को जो किसी एक सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, किसी एक कंपनी से रिलेटेड हो, उसको हम स्टैंड अलोन रिस्क कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैंड अलोन रिस्क, क्योंकि हमने बाकी मार्केट के एलिमेंट्स को कंसिडर इसमें नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम इसको स्टैंड अलोन रिस्क कहते हैं। अच्छा जी, अब जो मैंने आपको प्रीवियस सिचुएशन बताई थी, अगर मैं उसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि प्रोजेक्ट ए का जो ग्राफ है वो कुछ यूँ बनेगा और प्रोजेक्ट बी का ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। अब इस केस में नज़र आ रहा है कि रिटर्न हाई है, ये जो वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप देखें, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखते हैं तो हमें ये सिचुएशन नज़र आती है, यहाँ पे रिटर्न लो है लेकिन रिस्क ज़्यादा वाइडर है। तो पर यूनिट ऑफ रिटर्न जो है रिस्क था वो ज़्यादा था, इस वजह से मैंने प्रोजेक्ट बी को डिस्कार्ड कर दिया एंड आई चूज द प्रोजेक्ट ए। नाउ देयर इज एन अदर very relevant concept to this entire discussion, that is the discussion of risk aversion. What is this concept of risk aversion? Risk aversion means disliking of risk. An investor who dislikes risk is called a risk averse investors. लेकिन ये बात याद रखें कि risk aversion is not risk avoidance. So a risk averse investor is willing to take risk, but he is not going to take unnecessary risk. वो एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करूं तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्क averse investors dislike risk and required higher rates of return as an inducement to buy रिस्कियर सिक्योरिटीज। इस बात का मतलब ये है कि अगर उनसे ये कहा जाए कि रिस्क अवर्स इन्वेस्टर को कहा जाए कि ये एक सिक्योरिटी है, ये ज़्यादा रिस्की है, आप ये बाय कर लें, तो वो कहेंगे ठीक है, वी आर विलिंग टू बाय दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी दैट इज़ मोर रिस्की बट वी नीड सम कंपनसेशन फॉर द रिस्क दैट वी आर टेकिंग। इसका मतलब
कि उन्हें एक हायर रिटर्न चाहिए होता है। अगर उनको हायर रिटर्न उस रिस्क की सिक्योरिटी पे ऑफर कर दिया जाए तो देन वो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो एक इन्वेस्टर था, वो मार्केट में एक ए सिक्योरिटी ले रहा था जो कि उसको जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% था और उसी सिक्योरिटी की जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी दैट वाज 8%। उसको कहा गया कि आप एक बी सिक्योरिटी ले लें एंड बी सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो 12% है। अब किस टाइम वो इन्वेस्टर जो है वो ये बी सिक्योरिटी लेगा? जब उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इस 12% से ज़्यादा होगा, ये भी 18%। लेकिन अगेन यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन वही है कि यहाँ पे रिटर्न कम है, रिस्क भी कम है, रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, तो फिर अगेन हमें जो अल्टीमेट डिसीजन है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे ही लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि रिस्क ज़्यादा था तो उसने वो उसी वक्त उस बी ऑप्शन को कंसिडर करेगा जब उसका रिटर्न भी ज़्यादा हो। अब ये जो डिफरेंस है ना इस दोनों का, इसको हम कहते हैं आरपी, रिस्क प्रीमियम। कि एडिशनल यूनिट जो एडिशनल रिस्क वो ले रहा है उसके लिए उसको एडिशनल रिटर्न भी चाहिए, तो उस एडिशनल रिटर्न को हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। द डिफरेंस बिटवीन द टू सिक्योरिटीज ओके। रिस्क प्रीमियम को अगर मैं डिफाइन करूं तो आई कैन से द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ गिवन रिस्की एसेट एंड दैट ऑन अ लेस रिस्की एसेट। यानी ये लेस रिस्की एसेट है और ये गिवन हायर रिस्की एसेट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कह रहे हैं रिस्क प्रीमियम। एडिशनल रिस्क लेने के लिए द इन्वेस्टर वांट्स एन एडिशनल रिटर्न एंड दैट एडिशनल रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। ओके जी, अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करेंगे। आई होप कि अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं दे आर वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।